साथ में हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आतंकी मुजम्मिल ने खाद के पैकेट खरीदे थे। एनआईए टीम ने दुकान का सीसीटीवी जब्त किया है। दुकान के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम ने आसपास छानबीन की, ब्लास्ट स्थल के आसपास छानबीन की है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, दुकान के मालिक को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर यहां पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की है, जिसमें गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर, एनआईए के डीजी बैठक में मौजूद रहे। वहीं जांच एजेंसियों ने शाहीन की टीम डी को डिकोड किया है। टीम में कई डॉक्टर शामिल थे। कानपुर में यूपी एटीएस ने उमर के साथी डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी आतंकियों से कनेक्शन खंगाल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियां तेजी से तहकीकात कर रही है। रोजाना कोई न कोई नई जानकारी सामने आ रही है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की आतंकी घटना की पुष्टि कर दी है। अब तक की अपडेट की अगर बात करें तो दिल्ली में हाई लेवल की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए। इसमें गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर, एनआईए के डीजी बैठक में मौजूद रहे। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एनएएसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों के यूपी कनेक्शन की गहराई से छानबीन हो रही है। सहारनपुर में कई संदिग्धों से एटीएस ने पूछताछ की। डॉक्टर आदिल से जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। कई ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी सुरक्षा एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से बरामद की है। एक और डायरी मुजम्मिल के धौज स्थित कमरे से मिली है, जहां पहले 360 किलो विस्फोटक मिला था। डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2 साल यूएई में डॉक्टर शाहीन भी रही थी। डॉक्टर शाहीन 2016 से 2018 तक यूएई में थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाहीन यूएई से पाकिस्तान गई थी। जांच एजेंसियां पिछले 3-4 सालों से जेलों से छूटे संदिग्ध आतंकियों की कॉल डिटेल, बैंक लेन देन और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रही है। यूपी एटीएस ने शाहीन की टीम डी को डिकोड किया है। टीम डी में शाहीन के डॉक्टर साथी शामिल थे और ये ग्रुप जैश-ए मोहम्मद को भेजे गए संदेशों में बार बार लिखा गया था। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र किया गया है। आतंकियों ने अपने संपर्कों में स्पेशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। चैट बॉक्स में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और फिजिशियन जैसे शब्दों का कोड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन की तैयारी या पैसे के इंतजाम के लिए स्पेशल वर्ड यूज होते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का टारगेट उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल थे। सूत्रों का दावा है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी थे। अभी तक की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था, लेकिन इससे पहले एटीएस और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई। देखिए रिपोर्ट। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने पूछताछ में कई राज उगले हैं। खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के मंदिर टारगेट पर थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी, जिसके बाद अयोध्या और काशी में मंदिरों के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पकड़े गए आरोपियों से इस बात की पुष्टि हुई है कि आतंकियों के रडार पर काशी और अयोध्या था। शायद यही वजह है
कि अयोध्या में एक चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। अब अयोध्या के जो रामलला के परिसर हो या राम मंदिर जाने वाले मार्ग, उन सभी मार्गों पर बैरियर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही शोल्डर पर इन बाकायदा एक कैमरा लगा के रखा गया है। एक क्लियर सुरक्षा राम जन्मभूमि परिसर की भी बढ़ाई गई है। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के पहले भी लोगों को जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। एटीएस और पुलिस की रेड और गिरफ्तारियों ने सारा भंडाफोड़ कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है जो राम मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर के संपूर्ण अयोध्या में है। लगभग 1300 से ज़्यादा कैमरे पूरे अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियों ने लगाए हैं। इसके अलावा लगभग 40 कैमरे राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से लेकर विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। हालांकि इस दरमियान लगभग 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे रामनगरी में काम कर रहे हैं और इस दरमियान एक कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सुरक्षाकर्मी प्रति मिनट हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दरअसल काशी और अयोध्या हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर रोजाना लाखों की भीड़ रहती है। यही वजह थी कि आतंकी संगठन यहाँ पर ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए बाकायदा रेकी तक की गई थी। सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में हुआ हादसा था। आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगहें थी। साथ ही अयोध्या का राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर वाले इलाके भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा यूपी की सीमा में मथुरा पहुंच गई है। यूपी के बॉर्डर कोसी कोटवन पर सनातन जोड़ो पदयात्रा के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने यात्रा की अगुवाई की। स्वागत समारोह में संत, महंत, धर्माचार्य और विभिन्न संगठन जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। पदयात्रा के एक प्रवेश पर 108 बटुक ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन किया। 21 ब्राह्मणों ने एक साथ शंखनाद किया। गोस्वामी परिवार की 11 सौभाग्यवती महिलाओं ने आरती उतारी। 11 तोपों से पुष्प वर्षा की गई। बॉर्डर पर एएसपी अनुज चौधरी ने बाबा बागेश्वर की सनातन जोड़ो यात्रा की सुरक्षा की कमान संभाली। 16 नवंबर को सनातन जोड़ो हिंदू एकता पदयात्रा वृंदावन पहुंचेगी। पदयात्रा 4 धाम के बाद विशाल मैदान में संत सम्मेलन में बदलेगी। सम्मेलन के बाद बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बांके बिहारी के दर्शन करने जाएंगे। बाबा की पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को देखते हुए दिल्ली आगरा हाईवे को आज से 16 नवंबर तक वन वे कर दिया गया है। जोन और सेक्टर स्कीम के साथ साथ ड्रोन से पुलिस पूरी निगरानी करेगी। आरएएफ, पीएसी और खुफिया एजेंसियों के साथ साथ सिविल में पुलिस के जवान बड़ी तादाद में मौजूद रहेंगे। के साथ जो आए हैं स्टेज पर मैं खड़ा हूं, इधर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सीएम योगी जनजातीय भागीदारी उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए काफी काम कर रही है। लोगों को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर लखनऊ में जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर धरती आबा को नमन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने आजादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया कि धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम सांस ली। सीएम योगी ने कहा, बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था, अपना देश अपना राज, यानी वो जल जंगल जमीन से जुड़े लोगों के नायक थे। जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था
अपना देश, अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। लखनऊ में आयोजित जनजाति भागीदारी उत्सव में सीएम योगी ने प्रदर्शनी भी देखी और ढोल बजाकर आदिवासी संस्कृति का सम्मान किया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए काफी काम कर रही है। लोगों को बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पिछले कई दिनों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी को लेकर अहम मीटिंग की। एसआईआर को लेकर विधायकों, सांसदों, जिलाध्यक्षों और राज्य कार्यकारिणी के साथ बातचीत की। एसआईआर को एसपी कांग्रेस से 2027 का मुद्दा बनाने में जुटे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद लौटे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस में कई दिन तक गहन समीक्षा बैठक की। इसमें एसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधायक और दूसरे जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुलाया गया। बैठक में एसआईआर को लेकर निर्देश दिए गए। समाजवादी पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको वोट देने का अधिकार है और उसका वोट न बने, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो 2 वोट बनवा ले। सबको बराबर अधिकार है। इसको सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीडीएफ प्रहरी बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अलग अलग जगह पे नियुक्त किया है और वो लोग अपना काम करेंगे। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी के साथ खड़ी कांग्रेस भी एसआईआर पर पूरी तरह सीरियस नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव जी 5 दिनों में अगर 4 बैठक कर रहे हैं तो देखिए कितना गंभीर खतरा है देश के लोकतंत्र को, क्योंकि लोकतंत्र में बिहार के एसआईआर में जिस तरीके से 65 लाख वोट काटे। एसपी इस बात को लेकर जनता के बीच जानना चाहती है कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ खड़े हैं। अखिलेश इसे 2027 में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। अंतिम प्रकाशन से पहले तमाम डिटेल समाजवादी पार्टी कार्यालय के साथ साथ निर्वाचन आयोग और जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को भी तमाम रिपोर्टें सौंपी जाएंगी। समाजवादी पार्टी अंतिम प्रकाशन से पहले चीजों को चेक करेगी ताकि एसआईआर को लेकर के वो पूरी तरह से संतुष्ट हो सके और 2027 के चुनाव में उसका भरसक इस्तेमाल कर सके। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। बिहार में चुनाव नतीजे से एक दिन पहले भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल मिर्जापुर पहुंचे। उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। खेसारी लाल छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। दर्शन पूजन के बाद खेसारी लाल ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही कहा कि रिजल्ट क्या होगा मेरे लिए यह विषय नहीं है, जनता की समस्या दूर करना मेरी कोशिश होगी। रख दिया दर्शन करने नहीं, बल्कि मेरे मन में माँ का श्रद्धा हमेशा से रहा है। और ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो मैं आ रहा हूँ, मैं हमेशा से आता रहा, क्योंकि माँ के लिए अगर फायदे के लिए अगर भगवान का पूजा करे तो कोई मतलब है नहीं। देखिए रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये मेरे लिए विषय नहीं है, मेरे लिए मेरा श्रद्धा विषय है। मैं माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, माँ के चरणों में मेरे लिए हमेशा से सम्मान रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं ये चुनाव आज है कल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव है तो खेसारी आया। मेरे लिए हमेशा से मां के दिल में। विवाह पंचमी के मौके पर पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का संदेश देंगे। साकेत महाविद्यालय में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। यहां पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर सुबह 11 बजे से ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में
25 नवंबर विवाह पंचमी के शुभ तिथि पर राम मंदिर की पूर्णता का संदेश देश के प्रधानमंत्री देंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी के मद्देनजर अब राम नगरी में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और साकेत महाविद्यालय ये वो स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री का उड़न खटोला उतरेगा। यहां 3 अलग अलग हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और इन हेलीपैड पर बाकायदा सुरक्षा अधिकारी के साथ साथ अन्य जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो मौजूद हैं जो हेलीपैड को बनाने का काम कर रहे हैं। भगवान रामलला के मंदिर की आधारशिला रखने आए प्रधानमंत्री यहीं पर उतरे थे। इस दरमियान प्रधानमंत्री ने बाकायदा यहां से और राम जन्मभूमि तक एक छोटा सा रोड शो भी किया था, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या में है और इस बार राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का संदेश पूरे विश्व को प्रधानमंत्री अयोध्या से देंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद पहली बार आगरा पहुंची। खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के स्वागत के लिए फैंस की भीड़ जुटी हुई थी। फूलों और तिरंगे झंडों से सजी एक गाड़ी में सवार होकर दीप्ति शर्मा ने रोड शो निकाला। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर फूल बरसाए और बैंड बाजे से दीप्ति शर्मा का स्वागत किया। विकेट लेकर जो आगरा को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को गौरव में हम दीप्ति का अभिनंदन करते हैं। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण योजना में हटाए जा रहे दुकानदारों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार दुकानदारों के लिए वैकल्पिक बाजार देने पर विचार कर रही है। जल्द ही दुकानदारों से इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण में ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। अब सरकार इन दुकानदारों को लोहता बाजार और दूसरा मोहनसराय हाईवे के पास दुकान देने की योजना बना रही है। सूत्रों की माने तो इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और जल्द ही इस योजना को दुकानदारों के सामने रखा जाएगा। आपसे भू राजस्व के बकाया की बात वसूल किया जाएगा, इसलिए आपको सचेत करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपने बोर्ड को तत्काल खाली कर। 13 काश्तकारों की रजिस्ट्री हो चुकी है। 13 काश्तकारों के सापेक्ष 5 मकानों का जो है हम लोग क्रय कर चुके हैं और जिसमें से जो है 3 मकान जो है टोटली जो है मेरे पोजीशन में आ गए हैं और बाकी 2 में पोजीशन की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे उनके डाउट्स भी क्लियर किए जा रहे हैं। पब्लिक स्वयं भी इंटरेस्ट ले रही है। दुकानदार लगातार विरोध कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था? एक्चुअली इनके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो है अब इस समय तो अभी हम नहीं बताने की स्थिति में है। ऊपर हायर लेवल पे लोग डिसीजन अपना करेंगे। दाल मंडी से अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दाल मंडी में दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का जो योजना है उसे बना रही है और बकायदा यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको जल्द इसका ऑफर करने वाली है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो ये है कि यहाँ के लोहता और मोहनसराय हाईवे पर दूसरा दाल मंडी बसाया जा सकता है। ये उन दुकानदारों के लिए होगा जो दुकानदार पूरी तरह से यहाँ से उनकी दुकान ध्वस्तीकरण में टूट जाएगी। उनको रोजगार देने के लिए, स्थापित करने के लिए यह योजना पर बात हो रही है। इसको लेकर के बाकायदा जो उच्च अधिकारी हैं उसको चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इसको जमीन पर उतारने की कोशिश की जाएगी ताकि यहाँ से पूरी तरह से उजड़ने वाले जो दुकानदार हैं उनको रोजगार मिल सके। और इसके साथ ही आज तक की जो बात है उसमें 13 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। 5 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है और प्रक्रिया जो है उसको तेजी से बढ़ाई जा रही है। अब तक की अगर बात करें तो जैसे जैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है वैसे वैसे जो यहाँ के मकान मालिक हैं वो सामने आ रहे हैं और अपनी रजिस्ट्री के लिए यहाँ जो कैंप कार्यालय है चौक थाने पर वहाँ पहुंचकर आगे की प्रक्रिया करवा रहे हैं। तो दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के लगातार जिला प्रशासन सक्रिय है और अपना जो कार्य है वो तेजी से कर रही है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। गोरखपुर से दिल्ली और हिसार जाने वाले यात्रियों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को डुप्लीकेट गोरखधाम एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव भेजा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक पूर्वांचल और नेपाल के यात्रियों को दिल्ली और हिसार जाने के लिए सिर्फ गोरखधाम ट्रेन है। डुप्लीकेट गोरखधाम को लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें अधिकतर डिब्बे जनरल क्लास के होंगे और कुछ स्लीपर क्लास के होंगे।
जिससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो मजदूर वर्ग के लोग सफर करते हैं। गोरखपुर से दिल्ली और हिसार जाने वाले यात्रियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। यहां से इकलौती जाने वाली गोरखधाम ट्रेन में अभी तक यात्रियों को खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। जनरल क्लास में, स्लीपर क्लास में भी टिकट नहीं मिलता है। इसी को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को एक प्रपोजल भेजा है कि गोरखधाम एक्सप्रेस की जगह एक डुप्लीकेट गोरखधाम चलाई जाए जो 3 से 3:30 बजे के बीच चलाई जाए, जिससे जो जनरल क्लास के यात्री हैं, जो स्लीपर क्लास के यात्री हैं, वो उससे सफ़र करते हुए यहाँ से जा सकें। इस ट्रेन के चल जाने का सबसे अधिक फ़ायदा पूर्वांचल के साथ साथ नेपाल के यात्रियों को होगी। गोरखधाम डुप्लीकेट एक्सप्रेस चलाई, लेकिन वो देर रात करीब 9 से 10 बजे के बीच चलाई गई, जिसका फ़ायदा यहाँ के जनरल क्लास के लोगों को कम मिला। अब उसको 4:30 बजे के पहले यानी कि 3 से 3:30 बजे के बीच चलाने की कोशिश तेज हो गई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे मिले अज्ञात शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान 25 साल के अंकित के तौर पर की गई है। पैसे चोरी के विवाद में अंकित की कैंची से हमला कर हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी ओमपाल को गिरफ्तार कर उसके पास से कैंची बरामद कर ली है। अंकित ने ओमपाल पर 7,000 रुपए चोरी करने का शक जताया था। इस दौरान आरोपी ओमपाल और उसकी पत्नी को लेकर अंकित ने अपशब्द कहे थे। गुस्से में आरोपी दर्जी ओमपाल पर ने कैंची से अंकित पर हमला कर दिया। सूरजपुर पुलिस और सीआरटी टीम ने हत्या का खुलासा किया है। लगभग 10 दिन पहले थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित है, उस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। तत्काल ही इसमें शिनाख्त के लिए और घटना का अनावरण करने के लिए टीमें लगाई गई और आज एक व्यक्ति जिसका नाम ओमपाल है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उसने कैंची से इस व्यक्ति के गर्दन पे चोट मारी, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई।